हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने अपना जो है एक परमाणु मॉडल दिया, न्यूक्लियस। उनके परमाणु मॉडल को न्यूक्लियस मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही एटम के न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन किया या इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, लेकिन इतना सब बताने के बावजूद भी इनके जो है मॉडल था, जो इनका एटॉमिक मॉडल था, उसमें कुछ जो है कमियां रह गई थी। ठीक है, तो उन्हीं कमियों के बारे में, उन्हीं ड्रॉबैक्स के बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि देखो, रदरफोर्ड साहब जो थे, जो सर रदरफोर्ड थे, वो ये नहीं बता पाए कि जो न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है किस एनर्जी लेवल में या किस ऑर्बिट में मोशन करेगा, और उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इन सब की जानकारी रदरफोर्ड के मॉडल से हमको नहीं मिलती है। जैसे यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे हमने मान लिया किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं। तो रदरफोर्ड ये नहीं बता सके, सर रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर सके कि मान लो अगर इस एटम के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, या मान लो इस एटम के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल 4 हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में होंगे? इसमें होंगे, इसमें होंगे, इसमें होंगे, या इसमें होंगे? इस बारे में वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, और एक चीज़ और, जिस भी ये ऑर्बिटल में हो, जिस भी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन होगा, उस ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इसके बारे में रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का पहला ड्रॉबैक्स था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे ये एक रूल होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम के पास है तो सबसे पहले कहाँ भरेगा, और ठीक है, और उस जिस भी एनर्जी लेवल में वो इलेक्ट्रॉन भरेगा, मान लो इसमें भरेगा या इसमें भरेगा, जिसमें भी भरेगा वो इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स्ड एनर्जी होगी और एक जो है उसका फिक्स जो है वेलोसिटी होगी। तो इन सब के बारे में जो है रदरफोर्ड हमको नहीं समझा सके। तो ये उनका पहला ड्रॉबैक था। ठीक है, अब आइए ड्रॉबैक नंबर 2 को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये पहला ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे ड्रॉबैक नंबर 2 को। तो रदरफोर्ड साहब का दूसरा ड्रॉबैक क्या था? उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहे हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड उन्होंने बताया कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। लेकिन उसके बाद जो है एक वैज्ञानिक आए, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने ये बताया कि नहीं, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है एसिलरेट करेगा, एसिलरेट करने का मतलब उसकी स्पीड चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। एसिलरेट होने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होना। तो उन्होंने कहा कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एसिलरेट होगा तो वो एनर्जी को लूज़ करेगा। अब जब वो एनर्जी को लूज़ करेगा तो ये बहुत ही सीधी सी बात है कि एनर्जी को लूज़ करेगा तो उसकी एनर्जी समय दर समय कम होती जाएगी। ठीक है, तो
तो रदरफोर्ड के अनुसार जो बताया गया कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड जो है ऐसे मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, तो अगर उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन पे गति नहीं कर पाएगा, मोशन नहीं कर पाएगा। क्यों? वजह ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करेगा, देखो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसकी देखो डायरेक्शन इस दिशा में है, ठीक ऊपर की तरफ है। इधर है तो इसकी डायरेक्शन मान लो यही इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ ऐसे यहाँ आ गया तो इसकी डायरेक्शन बदल गई। देखो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है, तो डायरेक्शन क्या हुई? बदल गई। और डायरेक्शन बदलने से ही इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी बदल गई। तो वेलोसिटी में चेंज ही एक्सीलरेशन कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो है डायरेक्शन बदल रही है, समय समय पर उसकी डायरेक्शन बदल रही है। देखो यहाँ आया तो इस डायरेक्शन में हो गया, अगर वो यहाँ आ जाए ऐसे मूवमेंट करता हुआ इलेक्ट्रॉन तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? बदलती रहेगी, जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। और वेलोसिटी के चेंज होने से क्या मिलता है? एक्सीलरेशन मिलता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेगा। तो एक्सीलरेट करेगा तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होता है, सभी लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 -19 कूलाम। 1.6 × 10⁻19 कूलाम ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये एक चार्ज पार्टिकल है। तो ये जब एक्सीलरेट करेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा। तो देखो इस यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी समय, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है और ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी डायरेक्शन बदलेगा तो इसकी जो है वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब इसमें एक्सीलरेशन जनरेट हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन जनरेट होने की वजह से क्या होगा? इसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो देखो ये भी कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट किए होगा और ये न्यूक्लियस भी अपनी ओर चाह रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को मैं अपने पास बुला लूँ, लेकिन इसके पास एनर्जी होने की वजह से ये इसके पास नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये एक्सीलरेट करेगा, कहने का मतलब जब इसमें एक्सीलरेशन आएगा तो ये क्या होगा? धीरे धीरे एनर्जी को लूज़ करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा, जो इसका रास्ता होगा, वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आके इस जो है न्यूक्लियस में गिर जाएगा। समझ में आ रही है बात? इलेक्ट्रॉन आके इस न्यूक्लियस में समा जाएगा और जो है एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का। समझ में आई बात? तो ये ड्रॉबैक नंबर 2 था। अकॉर्डिंग टू अगर रदरफोर्ड के अनुसार हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक डिस्ट्रॉयबल पार्टिकल है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ये जो एटम है वो एक डिस्ट्रॉयबल पार्टिकल है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है, नहीं ना होता है। अगर एटम डिस्ट्रॉय हो जाए तो इस यूनिवर्स में, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब नष्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक निकल के आ गया रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, तो ये हुआ रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि ये ड्रॉबैक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 वाला ड्रॉबैक ये है कि जब कभी भी मान लो एक सिलेंडर हमने ले लिया, ड्रॉबैक नंबर 3, हमने एक सिलेंडर लिया मान लो ऐसे, इसमें से हमने इसके अंदर सिलेंडर के अंदर हमने जो है
हाइड्रोजन गैस भर दिया। क्या भर दिया? मान लो हमने इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दिया। अब जब ये सिलेंडर के अंदर से हम कोई लाइट को ऐसे जो है इंसिडेंट कराते हैं, तो जानते हो जब लाइट कहीं से, ये कैसी लाइट है? मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मतलब श्वेत प्रकाश है। तो जब किसी भी मतलब ये इसके अंदर से प्रवेश करके इधर बाहर निकलेगा तो ये 7 रंगों में बट जाना चाहिए। ये सब जानते हो कि नहीं? विबग्योर, विबग्योर ये जो है 7 रंगों में बट जाना चाहिए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज और रेड, इन 7 रंगों में बट जाना चाहिए। लेकिन जब हाइड्रोजन को इसके अंदर लेके इधर से मोनोक्रोमैटिक लाइट डाली गई तो उधर निकलने के बाद ये लाइट जो है 7 रंगों में नहीं बटी। कुछ रंग तो दिखे, मान लो कि ब्लू दिखा, ग्रे दिखा, वायलेट दिखा, और बाकी रंग जो है थे ही नहीं, गायब हो गए। तो ये रंग कहाँ चले गए? ये जो इसमें 7 रंग दिखने चाहिए थे, उसमें से कुछ रंग दिख रहे हैं, बाकी रंग कहाँ चले गए? इसके बारे में भी रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये तीसरा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का। तो उम्मीद करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक आपको बहुत ही बढ़िया से अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।